नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, चीन या रूस नहीं। तो मास्को पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति के स्वागत में पुतिन ने कहा कि ईरान से रिश्ते हमारी प्रायोरिटी में हैं। इजराइल पर हमले के बाद से ही ईरान चर्चा में है। अमेरिका के करीबी अरब देश भी उसे समझा रहे हैं कि वह इजराइल को ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से रोके। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत है और अमेरिका के तमाम सैंक्शंस के बावजूद न केवल उसका तेल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, बल्कि रूस की तरह ही वाया भारत और तुर्की यूरोप के देशों में भी पहुंच रहा है, जहां उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। चीन के साथ उसके रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं और अब वह अमेरिका और उसके पालतू इजराइल को सीधी चुनौती दे रहा है। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। अमेरिका के उस पाप की कहानी जिसे उसने लंबे समय तक छिपाने की कोशिश की। 1953 में 1953 में ईरान में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 64 साल तक 64 ईयर्स तक ये कहानी छुपाई गई, लेकिन 2017 में CIA ने आखिरकार उन दस्तावेजों को पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, जिसने इस घटना के पीछे की सच्चाई को खोल कर रख दिया। अमेरिका हमेशा दावा करता रहता है कि वह लोकतंत्र का पहरुआ है, जमहूरियत पूरी दुनिया में फैलाने का उसका मिशन है, ये उसका दावा है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, और इसी आधार पे बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर वो तमाम सारे सैंक्शन लगाता रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपने फायदे के लिए इलेक्टेड नेताओं को गद्दी से उतार कर तानाशाहों की एक नहीं कई बार ताजपोशियां की हैं। अगर चिली की कहानी सुने तो चिली में 1973 का 9/11 था, जब उसने वहां के राष्ट्रपति अलांदे का तख्ता पलट करके पिनोशे को गद्दी पर बिठाया। अब अलांदे जो हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, जिनको हटा के आर्मी का जो वहां चीफ था उसको पिनोशे को गद्दी पे बिठाया गया। इसी तरह 1953 में 19 अगस्त को ईरान के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, उनके तख्ता पलट में भी ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ था। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये क्यों किया गया? ये सब हुआ तेल की वजह से, तेल की पॉलिटिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही मिडिल ईस्ट में जो कुछ होता है, जितनी पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं तेल का मामला है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका हो या यूरोप, उनकी तेल की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। उनकी जहाजें तेल से चलती हैं, बिजली उनके यहां तेल से आती है, सारा कुछ है, लेकिन तेल उनके यहां होता नहीं है। और तेल की तलाश में वो पहुंचते हैं मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में जो तेल है उस पर किसी भी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। तेल की भूख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इतने पाप किए हैं कि अगर सब गिनाने लगो तो सुबह से रात हो जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की जो विशाल तेल संपत्ति है, खास तौर पर एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी एक थी, जहां पे रिफाइनरी ब्रिटिश सरकार की बनी थी, लेकिन तेल पूरा का पूरा ईरान का था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवल जो फोर्सेस थी वो थी, और सारी नेवी की जो जहाजें हैं वो चलती तो तेल से ही थी। तो इस कंपनी से जो निकलने वाला कच्चा तेल था वो न केवल ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए बल्कि उसकी नेवल आर्मी, नौसेना के लिए भी लाइफलाइन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही खाड़ी के तेल पर अमेरिका और ब्रिटेन की नजर बनी रही थी, और इसी लालच में इन दोनों ने मासूम फलस्तीनियों के सीने पर इजराइल को बिठा दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी अबादान, जहां हर साल लाखों टन कच्चा तेल प्रोसेस होता था। लेकिन तेल ईरानियों का था और ईरानियों को इसका कोई फायदा नहीं होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईरान के तेल से मुनाफा कमा रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन इसके बदले ईरानियों को जो रॉयल्टी मिलती थी वो बेहद कम मिलती थी। 1940 का जो दशक था, 1940 का जो दशक था, उसके एंड में और 1950 के दशक की शुरुआत में ईरान में इस बात को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता गया कि उसके तेल पर विदेशी ताकतों का कब्जा है। अब वहां शाह था उस जमाने में, और शाह जो था वो अमेरिकन ब्रिटिश पिट्ठू था, तो वो तो बड़ी खामोशी से अपनी अय्याशी का इंतजाम करते हुए जनता को लगातार
गरीबी में, गुर्बत में रखे हुए सारा फायदा अमेरिका और इंग्लैंड को उठाने दे रहा था, लेकिन वहां की जनता नाराज हो रही थी। 1951 में मोहम्मद मोसादेक जो है वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, हमारी विदेशी देशों के साथ लंबी बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं मिला है। तेल की आमदनी से हम अपना पूरा बजट पूरा कर सकते हैं, अपनी जनता में गरीबी, बीमारी, पिछड़ेपन से लड़ सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि ब्रिटिश कंपनी की ताकत को खत्म करके हम करप्शन को भी खत्म करेंगे, जिससे हमारे देश के इंटरनल इश्यूज को प्रभावित किया गया है। जैसे ही ब्रिटिश सरपरस्ती खत्म होगी, ईरान अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आजादी हासिल कर लेगा। पहले कोशिश किया मोसादिक ने बातचीत करने का कि AIOC जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, जिसको अब ब्रिटिश पेट्रोलियम जाना जाता है, BP कहा जाता है, उसके दस्तावेजों की जांच की जाए ताकि यह पता लगे कि जितनी रॉयल्टी तय हुई थी उतनी मिल रही है या नहीं। लेकिन AIOC तो लूट में लगा हुआ था, उसने ईरानी सरकार के साथ सहयोग करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो जो वहां की मजलिस थी, जो वहां की पार्लियामेंट थी, उसने ईरान की जो तेल का पूरा मामला था, तेल का उद्योग था, उसको प्राइवेटाइज से गवर्नमेंट का करने का, यानी उसका पूरी तरह से नेशनलाइजेशन करने का फैसला लिया। और जो ब्रिटिश ऑयल कंपनी थी उसको नेशनलाइज करके जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ईरान से बाहर निकाल दी और यह घोषणा की कि अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान का होगा। यही नहीं, बेरोजगारों के लिए भत्ता शुरू किया। कंपनी के मालिकों से कहा कि तुम्हारे यहां बीमार और घायल जो मजदूर हैं उनका इलाज कराओ, उनको फंड दो। बेगारी का जो सिस्टम वहां चलता था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसानों की इनकम बढ़े इसके लिए इंतजाम किया और ईरान में एक तरह से नई सुबह हुई, एक नई तरह की मॉडर्निटी आई और जिससे अमेरिकी और ब्रिटिश लुटेरों को दिक्कत होनी लाजिम थी। इसके पहले तक तो वो वहां के शाह को अपने कब्जे में रखकर खुली लूट मचा रहे थे। इस लूट को जारी रखने के लिए बहुत जरूरी था कि मोसादेक को गद्दी से हटाया जाता, क्योंकि मोसादेक के रहते ये लूट एकदम पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने वही किया जो उनको आता है, साजिशें शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और अबादान रिफाइनरी को ठप कर दिया। लेकिन जनता अब भी अपने प्रधानमंत्री के साथ थी, मोसादेक के साथ थी। तेल ईरान का था तो उसका फायदा ईरान को ही मिलना चाहिए था। कोशिश यह शुरू हुई कि अपनी रिफाइनरी बनाया जाए और तेल को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। इधर ब्रिटेन और अमेरिका ने पहले कोशिश की कि ईरान के नेताओं को खरीद लें, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली। इंग्लैंड और अमेरिका के पास जो इकलौता बंदा था वो उनका जी हजूर शाह था। उसे फिर से गद्दी पर बिठाने के खेल शुरू हुए और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन अजाक्स, अमेरिका और ब्रिटेन की साझा साजिश। इसके सारे पेपर बाहर निकल आए हैं और इनको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का दावा करने वाले ये मुल्क कितने ज्यादा गिरे हुए हैं और अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस तख्ता पलट को पूरी तरह से अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई CIA को। अमेरिका का राष्ट्रपति था आइजनहावर और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। उन दोनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद यह योजना बनी। CIA का एजेंट था केर्मिट रूजवेल्ट, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का पोता था। उसको इसका लीडर बनाया गया। 4 अप्रैल 1953 को CIA को इस ऑपरेशन के लिए $1 मिलियन का बजट दिया गया। $10 लाख का बजट दिया गया कि कैसे भी इसका इस्तेमाल करो और मोसादेक को गद्दी से हटाओ। इसके बावजूद 6 अगस्त 1953 को पहली बार मोसादेक को हटाने की कोशिश असफल रही है। जो नक्शा आप देख रहे हैं इसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है कि ईरान के किन किन जर खरीद गुलामों को पैसा दिया गया था और उनको कौन कौन सी पोजीशन पे रहना था, कितने कितने लोगों को लेकर जुलूस में आना था, कैसे इसमें आर्मी को शामिल होना था। यह सारा कुछ इसमें बहुत डिटेल में इस नक्शे में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। फाइनली 19 अगस्त को तख्ता पलट की दूसरी कोशिश सफल रही। इस पूरे दौर में ईरानी जनता मोसादेक के साथ रही, लेकिन CIA और ब्रिटिश MI6 द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों और स्थानीय गुंडों ने सड़कों पर उत्पात मचाया। मोसादेक को हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस सत्ता में लाया गया। मोहम्मद रजा पहलवी और अमेरिका का राष्ट्रपति खुली जीप में ईरान में घूमे। अमेरिका और इंग्लैंड एक चुनी हुई सरकार को हटाकर अपना प्यादा बिठाने में कामयाब हुए। शाह की सत्ता में वापसी ने ईरान को फिर से एक तानाशाही शासन में बदल दिया। पहले डेमोक्रेसी थी, खुलापन था, वो सब खत्म हुआ और पूरी तरह से तानाशाही आ गई।
जिसने भी आवाज उठाई उसका दमन किया गया और इस तानाशाही का समर्थन अमेरिकी और ब्रिटिश सरकार ने किया। दोनों मुल्कों की सेनाएं ईरान के अंदर थी कि कोई भी अगर आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबा दी जाए। तेल की जो बिक्री थी उसका एक छोटा सा हिस्सा ईरान को देकर बड़े हिस्से की लूट शुरू हो गई। यही नहीं, वहां की सोसाइटी में जबरदस्ती अमेरिकी तौर तरीके लागू किए गए। पर्दे वाली जो औरतें थीं उनको सरेराह बेइज्जत करके हिजाब उतरवा दिए गए। शराबें बहने लगी। वहीं दूसरी तरफ गुर्बत और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। मोसादेक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया और जब 5 मार्च 1967 5 ऑफ मार्च 1967 को उनकी मौत हुई तो उनके घर की बैठक में ही उनको दफना दिया गया। डर यह था कि बाहर अगर कफन दफन हुआ तो अवाम भड़क जाएगी। लेकिन एक तरफ यह सारा तमाशा चल रहा था, दूसरी तरफ आवाम के अंदर गुस्सा भड़कता जा रहा था। वहां के जो लीडर थे, धार्मिक लीडर थे, खुमैनी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी, उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। 1978 आते आते यह गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच गया। देश भर में हड़तालें शुरू हो गई। मसाजिद में हजारों लोग जुटने लगे। सड़कों पर रोज जुलूस निकलते जिनके हाथों में आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीरें होती थीं। आखिर में शाह मोहम्मद रजा पहलवी अपनी बेगम फराह के साथ छुट्टी मनाने के बहाने 16 जनवरी 1979 को मुल्क से बाहर गए तो पूरे देश में शोर हो गया कि शाह भाग गया। हालात ऐसे थे कि शाह के लिए रुकने का मतलब था गिरफ्तारी और यह भी पॉसिबल था कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता। तो वो भागकर अमेरिका चले गए जहां से लौटकर कभी नहीं आए और 13 महीने बाद वहीं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान में वापस आए और देश के धार्मिक नेता बने। इसी को 1979 का ईरानियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। दरअसल 1953 का तख्ता पलट सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के लिए एक निर्णायक मोड़ था, एक फैसलाकुन मोड़ था। ईरानी रिवॉल्यूशन जो 1979 में हुआ वह उसी गुस्से का परिणाम था जो शाह के अमेरिकी समर्थित शासन से पैदा हुआ था। इस क्रांति के बाद ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई और पश्चिमी शक्तियों के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ गए। जाहिर है कि ईरान के तेल की लूट अब एक बार फिर से इंपॉसिबल हो गई। ईरान के तेल की कमाई ईरान के लोगों के हाथ में ही आ गई। सारा का सारा जो रिफाइनरी पर कब्जा था वो ईरान की गवर्नमेंट का हुआ और अमेरिका और इंग्लैंड के लिए यह थोड़ी दिक्कत वाली बात थी कि जो मुफ्त का तेल यहां से मिल रहा था, जिसकी कमाई कर रहे थे, वो कमाई बंद हो गई। इसके बाद भी कई बार कोशिश की गई ईरान को डिस्टर्ब करने की, ईरान में सरकार गिराने की, लेकिन अब तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। इसीलिए आज अमेरिका कह रहा है, कमला हैरिस कह रही हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। हालांकि इस क्रांति के बाद भी हिजाब वगैरह के जो नियम बनाए गए उनसे एक हिस्से में गुस्सा फैला और औरतों के साथ एक बार फिर बदसलूकी हुई। जहां तक मेरी बात है तो मेरा मानना है कि जितना गलत शाह का हिजाब खींचना था उतना ही गलत किसी के ऊपर हिजाब थोपना है। औरतों को भी वो कैसे रहें, क्या पढ़ें, क्या बोलें, इसकी आजादी होनी चाहिए। खैर, आज भी 1953 के इस तख्ता पलट की चर्चा ईरान में होती है। ईरान के लोग अपनी इज्जत पर, अपने सम्मान पर इसे एक विदेशी आक्रमण की तरह देखते हैं। अमेरिका के जो हस्तक्षेप की यादें हैं वो आज भी ईरानी समाज में और वहां की राजनीति में जिंदा हैं और इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच में तब जो दुश्मनी शुरू हुई वो अब भी कायम है। और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में अकेले ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ, इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ और भी बहुत सारे मुल्कों के साथ हुआ। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करने वाला अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ऐसी सरकारें चाहता है जहां वो अपनी वाली चला सके। इराक में आप जानते हैं सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद वहां के तेल और वहां के गेहूं पर पूरा अधिकार अमेरिका का है। और अभी जब इजराइल और ईरान की लड़ाई की चर्चा चल रही है तो इराक की जो मिलिशिया है उसने बहुत साफ दावा किया है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो जो इराक के अंदर अमेरिकी बेसेज हैं उनके ऊपर हम सीधा हमला करेंगे। तो पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में अगर किसी ने झोंका है, उनके बीच में लड़ाइयां करवाई हैं, सरकारें गिरवाई हैं, तो वो अमेरिका रहा है। आज भी जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। इजराइल एक तरह से अमेरिका की चौकी है मिडिल ईस्ट के बीच में, जहां से उसकी सेनाएं, जहां से उसका इंटेलिजेंस सारे मिडिल ईस्ट पे नजर रखते हैं। इसीलिए इजराइल कितने भी पाप कर ले, अमेरिका हमेशा खामोश रहता है।
तो ये थी 1953 के तख्ता पलट की कहानी, जिसका मैंने बताया कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट की पॉलिटिक्स पर गहरा असर है, जो इस बात का सबूत है कि अमेरिका बात भले कितनी भी डेमोक्रेसी की कर ले, लेकिन असल में उसने तानाशाहों को हमेशा आगे बढ़ाया है। मुझे लगा कि जिस तरह से ये बहस चल रही है इजराइल और बाकी सारी चीज़ों पर तो मैं अपडेट करता ही रहता हूं, ये ज़रा सी जो हिस्ट्री है ये भी आपको बताऊं ताकि आप समझ सकें कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, ईरान जो पूरा अमेरिका का दुश्मन बना हुआ है, इसकी जड़ में असल में क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।